हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में गुप्त वंश के बारे में हम लोग जानने वाला है। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम लोग दो वीडियो में जानेंगे पूरे विस्तार से। वीडियो एक में हम लोग जानेंगे गुप्ता डायनेस्टी के जितने महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनके बारे में, और दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे गुप्त प्रशासन के बारे में, तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं कि गुप्त वंश का आखिरकार उदय कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और कैसे इनके संस्थापक कौन कौन थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे और किस तरह से इन्होंने भारत पर सत्ता स्थापित किया। तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश के बाद, ठीक है, मौर्य वंश के बाद कोई ऐसा वंश नहीं हुआ, कोई ऐसा साम्राज्य नहीं हुआ जो उत्तर भारत पर या पूरे मतलब यूं कहें कि भारत में एक साम्राज्यवाद की स्थापना कर सके। लेकिन हम लोग बाद में देखते हैं कि गुप्त वंश के बाद, कुषाणों के शासन काल के बाद, ठीक है, कुषाण और शातवाहन के शासन काल के बाद हम लोग गुप्त वंश को ही देखते हैं कि गुप्त वंश ने ही एक भारत पर एक साम्राज्यवादी व्यवस्था स्थापित किया और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो मुख्य रूप से देखिएगा तो कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर, ठीक है, गुप्त वंश की जो स्थापना हुई है वो कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर इसका प्रादुर्भाव हुआ है। और कुषाण एवं सातवाहन राजाओं के जो राज्य क्षेत्र थे वहां तक इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया है। मतलब गुप्त शासन जो था, आप यूं समझ ले कि गुप्त शासन व्यवस्था जो था वो कुषाण का जो शासन व्यवस्था था, कुषाण का जो क्षेत्र था और सातवाहन का जो क्षेत्र था, ये दोनों के क्षेत्र को अगर मिला दिया जाए, दोनों के साम्राज्य वाले क्षेत्र को मिला दिया जाए, राज्य क्षेत्र को मिला दिया जाए, तो जितना राज्य क्षेत्र बनता है लगभग इससे भी अधिक राज्य क्षेत्र पर गुप्तों का विस्तार था। लेकिन ये मुख्य रूप से इसकी स्थापना कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर ही माना जाता है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में मुख्य रूप से देखा जाए तो मौर्य काल के पतनोपरांत, मतलब मौर्य काल के समाप्त के बाद, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मौर्यों ने ही सबसे पहले भारत पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। ठीक है, एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना आप मौर्य वंश में ही देखते हैं और इसी वंश में देखते हैं शासन की केंद्रीकृत व्यवस्था को। ठीक है, मौर्य शासन में ही केंद्रीकृत व्यवस्था था, मतलब संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में होती थी। गुप्त साम्राज्य में आप लोग कुछ नया चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और मौर्यों के पतनोपरांत जो है दीर्घ काल तक भारतवर्ष में एक ऐसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आ सका था। ठीक है, और कई छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई थी मौर्य के बाद, और कई छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे जो भारत पर शासन करते थे। लेकिन इसकी कमी को गुप्त वंश ने क्या किया, इसकी कमी को पूरा कर दिया और लगभग संपूर्ण भारत पर एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मौर्यों के बाद गुप्त वंश ही जो है वो संपूर्ण भारत पर अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया है। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास कौन किया है? मौर्यों ने ही किया है। तो मौर्य वंश की स्थापना मुख्य रूप से देखेंगे कि गुप्त ने संपूर्ण उत्तर भारत पर 320 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी पूर्व तक ईस्वी तक जो है वो राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रहे। मतलब गुप्त वंश का शासन काल देखेंगे तो मुख्य रूप से ये शासन काल 320 से लेकर के 455 ईस्वी के बीच ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना इससे पहले हो चुकी थी, लेकिन आप देखेंगे तो एक राजनीतिक एकता के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में 320 से लेकर के 455 ईस्वी पूर्व के बीच ही देखा जाएगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि गुप्त काल में भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग जो है वो किस क्षेत्र में कहा जाता है, किस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ कि गुप्त वंश को सर्वांगीण विकास हुआ कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग का दर्जा दिया गया। ठीक है, स्वर्ण युग का दर्जा दिया गया। तो पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। मुख्य रूप से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुप्त वंश को जानने का स्रोत क्या है। ठीक है, कैसे हम लोग गुप्त वंश को जानते हैं? गुप्त वंश को जानने का स्रोत है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का जो प्रयाग से मिले हैं। समुद्रगुप्त के जो विजय है उसका विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। वहीं कुमारगुप्त का विल्संड अभिलेख भी काफी महत्वपूर्ण है और इसमें गुप्त राजाओं के प्रशासन एवं विजय का वर्णन किया गया है। वहीं स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख में भी गुप्त के सामाजिक, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किया गया है। तो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि ये ही है
गुप्त वंश को जानने का मुख्य स्रोत। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है आप देखेंगे कि भानुगुप्त का, ठीक है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ठीक है, एरन अभिलेख भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। अभिलेख भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है और यही एरन अभिलेख है जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिला था। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो सती प्रथा का इसी एरन अभिलेख में मिला था। हम लोग इसके बारे में भी पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम लोग शासक के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से महान शासक हुए गुप्त वंश के। ठीक है, महान शासक हुए गुप्त वंश के। तो सबसे पहले कि गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी से लेकर के 240 ईस्वी में ही हो गई थी। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में ही हो गई थी। लेकिन मुख्य रूप से गुप्त जो है वो 319 के आसपास में, 319 जब चंद्रगुप्त प्रथम का जब शासन काल आया था तभी गुप्त वंश जो है उभर कर सामने आया था। ठीक है, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी पूर्व में ही श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कब किया था? 240 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, प्रभावती गुप्त ने, गुप्त के जो पूना ताम्र पत्र अभिलेख है उसमें गुप्त को आदि राज कहा गया है। मतलब गुप्त जो श्री गुप्त जो थे वो श्री गुप्त दो प्रकार की, आप देखेंगे कि श्री गुप्त ने दो प्रकार के क्या किए थे? उपाधि धारण किए थे। एक उपाधि था उनका आदिराज और दूसरा उपाधि जो था वो था महाराजा। ठीक है, महाराजा की उपाधि। ये दो उपाधि श्री गुप्त ने धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ देख लिए कि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से ये पता चलता है कि इन्होंने, इनको आदि राज भी कहा जाता था और श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, एक महाराज की भी उपाधि धारण की थी। इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त मगध में एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराया था और इसे 24 गांव, ठीक है, 24 गांव जो है वो उपहार स्वरूप दिया था। ठीक है, उपहार स्वरूप या दान स्वरूप कह सकते हैं, दान स्वरूप दिया था ताकि इस मंदिर का जो खर्च है, ठीक है, मंदिर का जो खर्च है उसका खर्च निकल सके, उसके जितने भी मंदिर के जो भी व्यवस्थापक थे उनके खर्च निकल सके, उनके भरण पोषण हो सके। तो 24 गांव दान में दिए गए थे। एक मगध में मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब देखेंगे कि श्री गुप्त के बाद, ठीक है, श्री गुप्त के बाद जो दूसरा शासक हुआ वो घटोत्कच हुआ। ठीक है, घटोत्कच गुप्त जो 280 से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया और ये श्री गुप्त का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। स्वाभाविक है कि जैसे ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, ठीक है, तंत्रात्मक व्यवस्था होगी, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का एक गुण होता है कि राजा का पुत्र ही राजा होता है। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का एक गुण होता है कि राजा का पुत्र ही राजा होगा। तो उसी प्रकार से श्री गुप्त का पुत्र था घटोत्कच गुप्त और ये उत्तराधिकारी बने किसके? श्री गुप्त के, मतलब गुप्त वंश के अगले शासक बने। और प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे एवं रिद्धपुर के ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच गुप्त को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। ठीक है, यदि याद रखेंगे कि हालांकि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, लेकिन प्रथम शासक के रूप में प्रभावती के ताम्रपत्र अभिलेख जो था पूना से जो प्राप्त हुआ है और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच गुप्त को ही प्रथम शासक बताया गया है। ठीक है, घटोत्कच गुप्त को ही प्रथम शासक बताया गया है। और जैसा कि आपने देखा था कि श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, सिमिलरली घटोत्कच गुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, महाराज की उपाधि धारण की। और सबसे प्रथम महान शासक की बात करेंगे तो गुप्त वंश के प्रथम महान शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, प्रथम महान शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम और इन्होंने शासन कब किया था, कब से कब तक किया था? 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने अपनी शासन को संचालित किया था। समुद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, और इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उनकी सत्ता को बल मिला। अब एक्चुअली क्या था कि पहले के जो राजा थे वो राजा जो है अपने राज्य का विस्तार दो तरीकों से करते थे। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसकी पूर्णता आपको जब हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि मौर्य काल कहते हैं, मौर्य काल में भी ऐसी व्यवस्था थी। हालांकि तो आपको अकबर ने देखेंगे कि अकबर ने शादी की मतलब वैवाहिक संबंध के साथ साथ जीत या फिर युद्ध से भी क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो सिमिलरली आप ये प्रथा जो है आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल से चलती आ रही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी क्या किया था,
वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने सत्ता का विस्तार किया था, और साथ साथ विजय की नीति भी, ठीक है, विजय की नीति और वैवाहिक नीति, ये दोनों नीति अपना करके अपने सत्ता का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 319 ईस्वी में हुआ था। तो 319 ईस्वी से 319-20 ईस्वी में एक ऐसे गुप्त संवत का शुरुआत किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे, गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और कब किया था? 319-20, कहीं कहीं आप 319 भी लिखा देखेंगे, 319 ईस्वी, या कहीं कहीं 320 ईस्वी भी मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई एक होगा तो आप कोई एक लगा सकते हैं, या फिर दोनों होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ 319 से 20 ईस्वी, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने राज्यारोहण मतलब जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उस वर्ष को उन्होंने गुप्त संवत के रूप में शुरू किया था। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत के सिक्कों का प्रचलन किया, ठीक है। मतलब रजत मतलब चांदी के सिक्के, और चांदी के सिक्के का सबसे पहले प्रचलन गुप्त वंश में अगर देखा जाएगा तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वही सबसे पहले गुप्त वंश में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। अभी तक के जितने भी गुप्त शासक देखे, जैसे श्रीगुप्त हुआ और घटोत्कच गुप्त हुआ, तो ये दोनों ने क्या किया था? ये दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मतलब उपाधि में थोड़ा भारी भरकम हो गया, ठीक है। भारी भरकम उपाधि धारण करने की प्रथा जो है वो प्रारंभ हो गई, मतलब महाराजा से महाराजा धीराज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, और ये काफी प्रतापी शासक हुए। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है वो 335 से 380 ईस्वी के बीच माना जाता है, और प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया, ठीक है। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का काफी विस्तार किया, और इनके विजय का वर्णन जो है आप देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनके विजय का पूरा विस्तार से वर्णन किया हुआ है। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हमें हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। मतलब प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख थे, इसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन थे, और इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में सब कुछ जानने को मिलता है। इसे इलाहाबाद असम लेख भी कहते हैं, क्योंकि प्रयाग का नाम इलाहाबाद भी है, ठीक है। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख भी इसको कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है। और ये हरिसेन जो था, वो हरिसेन कौन था? हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का काफी मतलब महत्वपूर्ण मंत्री था। समुद्रगुप्त का काफी महत्वपूर्ण मंत्री था, और ये हरिसेन जो था शांति एवं युद्ध का मंत्री था, अर्थात इसको संधि विग्राहक कहा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश में शांति और युद्ध के मंत्री को संधि विग्राहक कहा जाता था, और संधि विग्राहक के रूप में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध था, और इसे समरसता कहा जाता था। समरसता मतलब होता है 100 युद्ध को जीतने वाला, ठीक है। 100 युद्ध को जीतने वाला, मतलब ये 100 युद्ध को जीतने वाला था। 100 युद्धों का विजेता, यहाँ विजेता होगा, ठीक है। 100 युद्धों का विजेता कहा जाता था, इसीलिए इसको समरसतः कहा गया है, ठीक है। याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? समरसतः कहा गया है, ठीक है। और इसके विजय को देखते हुए, विजय की नीति को देखते हुए इतिहासकार वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना भारत के नेपोलियन के रूप में किया है, ठीक है। मतलब नेपोलियन से इसकी तुलना की गई है। हालांकि ये नेपोलियन से इसकी तुलना जो है वो हमें आप देखेंगे कि नेपोलियन से तुलना जो है वो पश्चात या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश मानसिकता की देन है, ठीक है, या यूरोप मानसिकता की देन कह सकते हैं। हालांकि समुद्रगुप्त पहले था, नेपोलियन बाद में आया। तो नेपोलियन जो था, उसको नेपोलियन को भारत का मतलब यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए था। उल्टा यहाँ समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि आपके एग्जाम में यही पूछते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को। तो ये एक्चुअली वीए स्मिथ जो है वो इतिहासकार थे, तो इन्होंने ही समुद्रगुप्त की तुलना किससे की थी? नेपोलियन से की थी, और उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो याद रखेंगे वीए स्मिथ, ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में, मतलब दक्षिण में 12 राजाओं को पराजित किया, और इस 12 राजाओं को पराजित कर धर्म विजय का काम किया। इसको धर्म विजय का कार्य कहा जाता है। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया और इसे धर्म विजय का कार्य किया। उसी प्रकार से आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया। कितने?
आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया और इसे दिग्विजय कहा गया है। ठीक है, दिग्विजय कहा गया है। तो आर्यावर्त के राजाओं को पराजित किया तो दिग्विजय कहलाया, दक्षिणापथ के राजाओं को पराजित किया तो उसे धर्म विजय कहलाया। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं, वन प्रदेश मतलब अटावी क्षेत्र के सभी राजाओं को पराजित किया और परिचारक अर्थात अपना सेवक बना लिया। ठीक है, सभी राजाओं को, अटावी प्रदेश के सभी राजाओं को पराजित करके वो उसे अपना सेवक बना लिया। और सेवक का मतलब यह हो गया कि समुद्रगुप्त के दिशा निर्देश पर उन्होंने अपने प्रशासन के संचालन व्यवस्था का कार्य संभाला। ठीक है, उस प्रकार से देखेंगे कि स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से भी यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त के विजय कार्य से विस्तृत होने के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया था। मतलब इससे स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त करके क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कराया था। समुद्रगुप्त के अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी धारण की थी। तो इस उपाधि से भी स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया होगा। इसी कारण इन्होंने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि भी धारण की। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, यही एरन अभिलेख है जहां से आपको सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एरन अभिलेख से दत्त देवी जो समुद्रगुप्त की पत्नी थी इसके बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त की कई कविताओं की रचना की, इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि वैसा राजा, ठीक है, वैसा राजा जो एक कवि भी था, ठीक है, एक विजेता भी था, ठीक है, एक विजेता भी था, एक कुशल प्रशासक भी था, ठीक है, एक कुशल प्रशासक भी था। और ये सभी गुण जो थे वो नेपोलियन में नहीं थे। ठीक है, नेपोलियन में नहीं थे। नेपोलियन सिर्फ विजेता था। ठीक है, और फिर भी नेपोलियन से इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर बीना बजाते हुए भी दर्शाया गया है, मतलब बीना वादक। ठीक है, बीना वादक, इसीलिए इनको कविराज भी कहा गया है। तो समुद्रगुप्त के कई सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त के समय जो सिक्के जारी किए गए थे वो 6 प्रकार के सिक्के थे और ये स्वर्ण मुद्राएं थी जिस पर गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु और वीणाशारण समुद्रगुप्त के काल से ये 6 प्रकार के मुद्राएं मिले हैं जो 6 प्रकार के चित्र अंकित थे उस पर। ठीक है, चित्र अंकित थे। मतलब इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि 6 प्रकार की समय मुद्राएं थी जिस पर डिफरेंट आकृतियां बनी थी। गरुड़ की आकृति बनी थी, अश्वमेध यज्ञ करते हुए आकृति थी, धनुर्धर की आकृति थी, व्याघ्रहंता की आकृति थी, उसी तरह परशु की आकृति थी और वीणाशारण की आकृति थी। श्रीलंका के राजा जो थे मेघवर्मन ने गया में भगवान बुद्ध की मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगा था। किससे? समुद्रगुप्त से। तो कौन मांगा था? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। मतलब हमारे श्रीलंका के साथ जो संबंध है, हमारा काफी प्राचीन काल से ही श्रीलंका के साथ संबंध है। ठीक है, और श्रीलंका श्रीलंका ने समुद्रगुप्त के दरबार में एक दूत भेजा था और अनुमति भी प्राप्त की थी। कहाँ? बोध गया में मंदिर बनाने के लिए। ठीक है, बोध गया में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद जो शासक हुए समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद जो शासक हुए वो हुए रामगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद जो शासक हुए वो रामगुप्त हुए। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना जो एक कमजोर शासक था। हालांकि रामगुप्त की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है। विशाख दत्त के कृत देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार जो था रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। मतलब शकों ने, ठीक है, शकों ने रामगुप्त को पराजित कर दिया। ठीक है, रामगुप्त को पराजित कर दिया मतलब ये काफी कमजोर शासक सिद्ध हुए। जैसे आपने देखा कि समुद्रगुप्त ने लगभग 100 युद्ध को जीत लिया। समुद्रगुप्त 100 युद्धों को जीत लिया, इसलिए इसको समरसता कहा गया है। लेकिन वहीं उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो बुरी तरह पहले ही युद्ध में हार गए, शकों से हार गए। और शक राजा की पत्नी ध्रुवा देवी को प्राप्त करना चाहता था। शक राजा जो था उसकी पत्नी जो थी रामगुप्त की पत्नी ध्रुवा देवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला भी कर लिया था क्योंकि ये पराजित हो गया था। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो रामगुप्त का छोटा भाई था को यह बात पसंद नहीं आई।
क्योंकि रामगुप्त पराजित हो गया था, शको को अपनी पत्नी को देने जा रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो इसका छोटा भाई था उसको ये पसंद नहीं आई और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्त्री का वेश बनाकर शक राजा का वध कर दिया। ठीक है, शक राजा का वध कर दिया और बाद में रामगुप्त की भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश के गद्दी पर बैठ गया। तो अब कौन शासक बन गया? अब बन गया शासक चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजशेखर की जो रचना है काव्य मीमांसा, ठीक है, में भी इस घटना का पूरे विस्तार से उल्लेख किया गया है। ठीक है, राजशेखर की घटना। अब हम लोग जान लेते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय जो शासन काल था इनका 380 से 412 ईस्वी पूर्व था और चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था और ये दत्त देवी जो उनकी पत्नी थी उन्हीं का पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो समुद्रगुप्त का पुत्र था और दत्त देवी का से इनका जन्म हुआ था। इसके शासन काल में ही साम्राज्य में अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, अब देखिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो था इसमें गुप्त वंश जो था, गुप्त काल जो था अपने शासन काल के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक है, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया मतलब अपने सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया था। ठीक है, अब सर्वोच्च स्थिति में कैसे पहुंच गया था ये हम लोग जानते हैं। इसे सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवर सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को या विक्रमादित्य को सांची के स्तूप में, सांची के अभिलेख में इसको देवराज और प्रवर सेन के अभिलेख में इसको देवगुप्त कहा गया है। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन किया गया है। राजा चंद्र कौन था? राजा चंद्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। राजा चंद्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये मेहरौली अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। मेहरौली अभिलेख कहाँ है? आपको मालूम होगा कि मेहरौली अभिलेख वर्तमान में दिल्ली में है। ठीक है, मेहरौली स्तंभ, और इसकी पहचान जो है, जो ये राजा चंद्र की पहचान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। इनके वैवाहिक संबंध और विजय दोनों से अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि वैवाहिक संबंध, ठीक है, वैवाहिक संबंध, साम्राज्य विस्तार के दो तरीके थे, वैवाहिक संबंध और विजय। ठीक है, तो ये विक्रमादित्य जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये दोनों नीति को अपनाया। हालांकि इनके पूर्वज भी दोनों नीति को अपनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी और समुद्रगुप्त ने भी इस नीति को अपनाया था और इन्होंने भी इस नीति को अपनाया। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवा दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का शादी किससे करवाया था? रुद्रसेन द्वितीय से कराया। उसके मारने के बाद उसका नाबालिग पुत्र इसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासक बनी हुई थी और प्रभावती जब स्वयं वास्तविक शासक थी तो वास्तविक शासक होने के साथ साथ इनका शासन का बागडोर भी वह खुद संचालित करती थी। लेकिन शासन पर नियंत्रण जो था वो किनका था? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का था। वकाटक की सहायता के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शको को भी पराजित किया था। ठीक है, शको को पराजित किया। आपने देखा होगा कि रामगुप्त को शको ने पराजित कर दिया था और जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा दिया था, उसको जान से मार दिया था। ठीक है, और यहाँ शको को पराजित भी किया वकाटक की सहायता हेतु और इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी जारी करवाए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के भी जारी कराए थे। इस विजय के बाद उसे सकारी कहा गया। ठीक है, शको को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकारी कहा गया और इसी वकाटक शको को पराजित करने के कारण इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की शको के पराजित करने के उपलक्ष्य में। ये याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। शको को पराजित, ठीक है, शको को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी अभिलेख के अनुसार इसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल उद्देश्य जो था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि ये विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, विश्व विजेता बनना चाहता था, मतलब संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहता था। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित करना चाहता था। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इलाहाबाद प्रशस्ति से पता चलता है कि चंद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, मतलब चंद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था, विक्रमादित्य, ये कभी पराजित नहीं हुआ। बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण इसको भारत का नेपोलियन
भी कहा गया है। ठीक है, हालांकि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है उसके बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण, तो याद रखेंगे। लेकिन यहाँ गलत हो गया है एंट्री। ठीक है, गलत एंट्री हो गया है। यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में ये कहा जा रहा है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि विक्रमादित्य ने क्या किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को बनाया, लेकिन उज्जैन को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया। और आप देखेंगे कि गुप्त शासन काल में, ठीक है, गुप्त शासन काल में उज्जैन जो था वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से व्यापार हुआ करते थे, तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित था, मतलब इनके दरबार में आप देखेंगे तो अनेक विद्वान रहते थे, जिसको नौ रत्न के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था। क्या था? वैष्णव धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध यात्री जो था फायान आया था 399 से 14 ईस्वी पूर्व तक, मतलब कुल 15 वर्षों तक ये चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में रहा था। ठीक है, विक्रमादित्य के राज्य में रहा था 15 वर्षों तक। ठीक है, कौन? फायान। ठीक है, फायान जो है वो आया था कब? 399 में आया था और 414 में गया था। कुल 15 वर्ष इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहा। ठीक है, अब हम लोग चंद्रगुप्त, चूंकि हम लोग ने पहले ही चर्चा किया है चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे, तो ये 9 रत्न कौन कौन थे? 9 रत्न में बहुत सारे विद्वान थे। तो कालिदास, जैसा कि आप लोग सुने होंगे, कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये एक वैद्य थे। उसके बाद छपनक, वेताल भट्ट, वरुचि, घट कर्पन और वराह मिहिर, ये 9 रत्न थे। ठीक है, 9 रत्न थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। इसको कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। किसको? कालिदास को। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसके बाद जो शासक हुए वो शासक हुए कुमारगुप्त। कौन हुए? कुमारगुप्त, जो 414 से 455 ईस्वी तक शासन किया। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे, मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में आपको देखेंगे कि सभी चीजें इनके बारे में, कुमारगुप्त के बारे में पता चलता है। ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। मतलब गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख जो है किसने जारी किया? ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख किसने जारी किया? कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त ने सबसे अधिक अभिलेख जारी किया और इनके अभिलेखों की संख्या कितनी है? 18। सबसे अधिक अभिलेख जारी करने वाले गुप्त शासक कौन है? कुमारगुप्त है, इसे याद रखेंगे, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में इनके पूरे शासन का वर्णन किया गया है। वहीं तुमुन अभिलेख की बात करेंगे तो तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? शरदकालीन सूर्य कहा गया है तुमुन अभिलेख में। किसको? तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन अभिलेख कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम ने व्याघ्र बाल पराक्रम, महेंद्र आदित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र आदि जैसे उपाधियों को धारण किया था। मतलब इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण कर ली थी। बाल पराक्रम, ठीक है, व्याघ्र बाल पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्व महेंद्र उपाधि की धारण की थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार पूछा गया है कि नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया था, इसी के काल में हुआ था। और इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। किसने नष्ट कर दिया था? इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था कौन? आप देखेंगे, इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसे आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि किसने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हालांकि आप याद रखेंगे बख्तियार, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसका शासनकाल लगभग 40 वर्षों तक रहा और गुप्त साम्राज्य जो है वो अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब
इन्होंने कई सारे प्रदेश को तो विजित भी नहीं किया, तो अपना प्रदेश जो है वो किसी से पराजित होकर लूज भी नहीं किया। ठीक है, मतलब जो विरासत में इनको मिला था उसे इन्होंने संभाले रखा। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के समय में। अब चलिए स्कंदगुप्त की बात कर लेते हैं। इन्होंने 455 ईस्वी पूर्व ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 467 ईस्वी तक शासन किया और इसे क्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, कौन कौन था ये? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालिका जो परमदत्त का पुत्र था ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और सुदर्शन झील का निर्माण जो है आप देखे होंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, मौर्य काल में हुआ था। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य सिंचाई कार्य था। ठीक है, सिंचाई कार्य था। और यहाँ फिर देख रहे हैं कि चक्रपालिका ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो गाजीपुर से प्राप्त हुआ है, इसमें हुनों द्वारा आक्रमण की जानकारी दी गई है और हुनों को पराजित करने वाला भी यही था स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया, ये काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा है। हुनों को पराजित किसने किया? हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। तोरमन मिहिर कुल प्रसिद्ध हुन राजा थे जिसको ये स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। कमोह अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम या जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिचित वृक्षा कहा गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है स्कंदगुप्त के प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई। मतलब अभी तक जो था आपने देखा था कि पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र प्रथम राजधानी थी और उज्जैन जो था, ठीक है, उज्जैन जो था वो व्यापारिक राजधानी थी, मतलब द्वितीय राजधानी थी। लेकिन ये स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया और ये अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब इसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त जिसे बलादित्य भी कहा जाता है, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त। और ये विष्णुगुप्त जो था ये अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक था गुप्त वंश का। और भानुगुप्त के यरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि भानुगुप्त के यरन अभिलेख से प्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है और ये 510 ईस्वी के आसपास का है, जिसमें गोपराज मतलब एक सैनिक था। गोपराज जब इसकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी जो है, ठीक है, इसकी पत्नी जो है चिता पर जलकर अपनी सती हो जाती है। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अब अगले वीडियो में हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक।